नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और सबसे पहले जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि 20,000 सब्सक्राइबर जो है मेरे चैनल पर इतना हो चुके हैं। और इतना सारा प्यार देने के लिए जो आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है मेरे ऊपर, वो बहुत ही अतुलनीय है। मैं कोशिश करूँगा कि जो है अपनी वीडियोज़ के माध्यम से उसको थोड़ा बहुत बैक कर सकूँ। तो आप लोगों की जैसी डिमांड थी कि जैसे मैं एस्से का अभी 3 वीडियो लेके आया और मैंने अपने 3 एस्से दिखाए। एस्से की वीडियोज़ भी कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ में जो सिलेबस वाला पार्ट है, सिलेबस डिकोडिंग का, वो भी चलता रहेगा। चूँकि मैं इस टाइम पे ट्रेनिंग में हूँ तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि आप अपने GS1 और GS2 की भी कॉपी लेके आएँ, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है या आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है। अ, तो मैं यहाँ पर जो है GS2 के सेक्शन 3 के साथ जो है अपनी वीडियोज़ शुरू कर रहा हूँ कि GS2 का जो सेक्शन 3 है, आपको पता है कि GS2 जो है टोटल 300 मार्क्स का है, जिसमें टोटल 8 प्रश्न आते हैं। जिसमें सेक्शन 1 में पॉलिटी आता है, और सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आता है, और सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। तो सेक्शन 3 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे इस पूरी वीडियो के माध्यम से कि ये जो है इसका जो पोर्शन है, आप देखेंगे इसमें कि इसका जो पोर्शन है सेक्शन 3 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें जो आंसर्स हैं वो काफ़ी, आपको आंसर्स से ज़्यादा उसकी स्किल्स और आर्ट पे ध्यान देना है कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। और जब हम हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। लोगों के पास हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कैसे प्रश्न आएंगे और हम उनके कीवर्ड्स को कैसे लिख पाएंगे। क्या हम इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, टेक्निकल टर्म, उनको कैसे लिखते हैं। आइए हम अपने आंसर्स के माध्यम से समझेंगे कि मैंने रियल टाइम में, ये 69 BPSC की ये रियल कॉपी है GS2 में कि इसका मैं सेक्शन 3 यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जैसे जानते हैं कि सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत 5 जो है शॉर्ट आंसर्स होते हैं, ये राइट शॉर्ट आंसर्स। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं, ABCDE करके 5 होते हैं। और सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम कितने वर्ड्स में इसका आंसर लिखें। तो मेरे हिसाब से बहुत ये मैटर करता है टाइम के ऊपर कि आपके पास कितना टाइम है। मेरे हिसाब से आपको हर क्वेश्चन पे 2 पेज दिए जाते हैं। तो 2 पेज दिए जाते हैं। इन 2 पेज में लगभग 120 से लेके 200 वर्ड में, बड़ा रेंज ले रहा हूँ क्यों, जनरली 150 से 200 वर्ड में लिखना होता है, लेकिन आप 120 से लेके, अगर 120 प्लस भी आप लिख रहे हैं तो सही है। और चूंकि टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि पेपर पूरा करना ही एक बहुत ही टफ काम है, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाते हैं GS2 में, 15 शॉर्ट्स और 5 लॉन्ग। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो अपनी राइटिंग स्पीड पे ध्यान देना होगा, दूसरा कि हमें कुछ पॉइंट याद भी होने चाहिए जिससे हम उसे जो है एग्ज़ाम में रेप्लिकेट कर पाएँ और उसको लिख पाएँ। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें 3 ची कीवर्ड्स है। सबसे पहले कंप्यूटर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कंप्यूटर, सबसे पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर का क्या करना है, भूमिका, रोल लिखना है। कंप्यूटर का लिखना है रोल। तो आपको पता है कंप्यूटर क्या क्या, रोल मतलब होता है काम, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है और किस चीज़ में, आधुनिक समाज में, मतलब मॉडर्न सोसाइटी में। पुराने सोसाइटी की बात नहीं कर रहा है कि पुराने सोसाइटी को सुधारने में कंप्यूटर का क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये है कि अगर आधुनिक सोसाइटी अगर बनानी है, आपको मॉडर्न सोसाइटी बनानी है, तो उसमें कंप्यूटर क्या रोल प्ले कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या क्या रोल प्ले करता है, और दूसरा कि मॉडर्न सोसाइटी की क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर कर सकता है। आइए मैं अपना आंसर दिखाता हूँ आपको। मैंने पहली लाइन लिखी, आपको एक भूमिका लिखनी होती है। आपको किसी भी प्रश्न का आंसर 3 पार्ट में लिखना होता है। एक भूमिका, एक जो है उसका मुख्य क्षेत्र जो होता है, जिसमें प्रश्न का मुख्य क्षेत्र लिखा जाता है, और लास्ट में निष्कर्ष,
या फिर कंक्लूजन लिखा जाता है, जहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने लिखा कि कंप्यूटर आधुनिक समाज में, क्वेश्चन से जोड़ के ही भूमिका आपकी होनी चाहिए कि कंप्यूटर आधुनिक समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की नींव है। बहुत भयंकर आप नहीं लिखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत भयंकर आप लिख भी नहीं सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इसके बाद आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका को मैंने एक जो है हब एंड स्कोप डायग्राम से दिखा दिया। इसको हब एंड स्कोप इसलिए बोलते हैं कि ये हब है और इससे बहुत सारे एरियाज निकले हुए हैं। आपको जो भी आता है कंप्यूटर की ही वजह से सब कुछ है। आपको जो आता है सब लिख सकते हैं। क्या क्या? आप कुछ रेंज बना लीजिए किसी भी चीज़ के अनुप्रयोग के, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, वर्क फ्रॉम होम में, सूचनाओं के आदान प्रदान में, परिवहन में, सैन्य क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन में, बैंकिंग में, ई शासन में, आर्थिक क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, ज्ञान के भंडार में और बिग डेटा एनालिसिस में। तो मैंने एक रेंज बना ली कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर की ये भूमिकाएं हैं। तो इससे क्या हुआ कि एग्जामिनर को पहले ही मैं समझ आ गया कि भाई इसको ना ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है, इसको पता है कि क्या आंसर होगा। इसके बाद जो है आप थोड़ा बहुत लिख भी दीजिए कि कंप्यूटर का उपयोग आधुनिक समाज के निर्माण में हर चरण पर देखा जा सकता है। आधुनिक समाज निर्माण में कंप्यूटर का योगदान, इसी को मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया है। शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या है कि विभिन्न स्रोतों द्वारा घर बैठे किसी भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में टेली मेडिसिन, टेली कम्युनिकेशन के जरिए दूर बैठे भी सेवाएं ली जा सकती है। इसके बाद थोड़ा सा क्या किया है कि इसकी चुनौतियां भी लिख दी है कि भूमिका पूछ रहा है तो कुछ चुनौती भी तो हो रही है कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर से उत्पन्न चुनौतियां। एक तो डेटा गोपनीयता का मुद्दा है कि कंप्यूटर के कारण जो डेटा हो रहे हैं वो चोरी हो सकता है, उसका पोषण, साइबर अपराध जैसे फिशिंग, रैंसमवेयर। इसके बाद कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए। तो इसके बाद थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दिया है कि समग्रतः आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण है, परंतु इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी है जिसका समाधान करके आधुनिक समाज ज़्यादा विकसित एवं तर्कशील हो सकता है। तो आप ये तीनों पार्ट लिखने पर ये एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जहाँ तक 20 क्वेश्चन लिखने की बात है तो कोई क्वेश्चन हम अपना बेस्ट लिख पाते हैं, कोई क्वेश्चन जो है उसमें क्या होता है कि हम उतना बेस्ट नहीं लिख पाते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम एक एवरेज टाइप का आंसर सबका लिख पाए। अब क्वेश्चन है अगला, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस द रिलेशन बिटवीन एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी समुचित उदाहरणों, इंपॉर्टेंट है समुचित उदाहरण। एक तो उदाहरण एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तकनीक, एक तो टेक्नोलॉजी और सामाजिक विकास के संबंध की विवेचना करें। एक तो तकनीक टेक्नोलॉजी यानी सामाजिक विकास में और टेक्नोलॉजी के बीच क्या कोई संबंध है, उस पर बात करेंगे और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट करने हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने पहले लिखा कि सामाजिक विकास के विभिन्न कारकों में, सामाजिक विकास के बहुत सारे कारक हैं, उसमें हमने डायरेक्ट बहुत सारे लोग सामाजिक विकास किसे कहते हैं, ठीक है, वो से स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा क्या किया है, क्वेश्चन से स्टार्ट किया है अपने आंसर्स को। सिंपल सा आंसर लिखिए कि सामाजिक विकास के विभिन्न कारकों में तकनीक भी एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा है, जिसे निम्न बिंदुओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। संबंध विकसित करना है तो संबंध बता रहे हैं कि सामाजिक विकास के प्रमुख संकेतकों में एक शिक्षा को माना जाता है। तकनीक की मदद से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देकर साक्षरता दर में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि जब आप शिक्षा सामाजिक विकास का एक कारक है और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज है तो एक संबंध विकसित हो गया। सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य का स्तर, स्वास्थ्य का अच्छा स्तर, एक तरीके से कह सकते हैं स्वास्थ्य का अच्छा स्तर, वेट, स्वास्थ्य का अच्छा स्तर आवश्यक है। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी। आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का नाम याद करके रखना है, उसको कहीं पे भी डाल सकते हैं आप। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन इत्यादि की मदद ली जा सकती है। उदाहरण भी उन्होंने पूछा है, समुचित उदाहरण है जीवन प्रत्याशा का बढ़ना। तो जीवन प्रत्याशा का बढ़ रहा है, प्रत्याशा बढ़ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हाथ है। इसके बाद देखो, तकनीक आय का स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के रोजगार भी उत्पन्न करती है, जिससे जीवन स्तर भी क्या होता है, अच्छा होता है।
जीवन स्तर भी अच्छा होता है। अब मैंने दिखा दिया कि सामाजिक विकास के जो मानक है वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का अच्छा स्तर, आय में बढ़ोतरी, अच्छा जीवन स्तर, रोजगार, इन्हीं को मानते हैं हम लोग कि सामाजिक विकास का ये लोग है। अब मैंने क्या किया कि एक जो है कर्व दिखा दिया कि सामाजिक विकास और तकनीक में बढ़ोतरी दोनों के बीच रिलेशन पूछा है। इससे अच्छा कर्व मुझे नहीं लगा कि कोई होगा। इसको बोलते हैं साइमन। एक तरीके से कि जब तकनीक में बढ़ोतरी होती है तो सामाजिक विकास भी होता है। जैसे तकनीक में बढ़ोतरी हुई, शिक्षा का स्तर बढ़ गया, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ गया, तो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब तकनीक टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ेगा ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता विकास। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, विकसित देश यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जो है इस कगार में हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला एक हो गया। इसके बाद सामाजिक विकास के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, लेजर प्रौद्योगिकी हो गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ड्रोन मैपिंग है, बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के नाम लिख दिए। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर कि बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे के भी 70वीं 71वीं के एग्जाम के लिए। आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर तैयार कर ले कि बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, बिहार में कृषि के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, बिहार में जो पेयजल संकट है उसको मिटाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए विज्ञान, मानव विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। मतलब आपको हर चीज़ के लिए, स्पेस के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, हर क्षेत्र में जो भी आपको समस्या लगता है जीवन में, सब में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या कर सकता है, इस पर आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। औद्योगिक क्षेत्र बिहार के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैंने सीधे जोड़ा है। जिसके विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। आप टेक्नोलॉजी बता दीजिए कि औद्योगिक विकास कैसे होगा। एक तो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उद्योगों में बेहतर उत्पाद बनाकर बिहार के विकास को गति दी जा सकती है। अगला है इथेनॉल उत्पादन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से बिहार इथेनॉल उत्पादन का हब बन सकता है। ऑलरेडी कुछ कुछ काम हुआ है इस पे, ठीक है ना। ऑलरेडी इसमें कुछ कुछ काम हुआ है और काम होना बाकी है। जो काम होना बाकी है वो हो जाएगा। इसके लिए तकनीक आधारित इथेनॉल नीति को अपनाया गया है, ऑलरेडी अपनाया गया है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग कर लीजिए 15-20 और उसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए और उसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके बैंकिंग एवं ऋण में संस्थागत सुधार किया जा सकता है ताकि उद्योगों को ऋण आसानी से मिल सके। इसके बाद उद्योगों को स्थापित करने के लिए अवस्थिति के लिए ड्रोन मैपिंग, कंप्यूटरीकृत औद्योगिक क्लियरेंस व्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कोल्ड स्टोरेज की भूमिका, उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब डी में आइए। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। न्यू टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, कैसे हेल्प किया उसने, तो पहले देखते हैं। कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ दुनिया को आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर प्रभावित किया, परंतु इससे बाहर निकलने में नई तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई गई उस टाइम पे। कोविड-19 के समय अपनाई गई नई तकनीकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक तो आपको ये हो गया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके बाद आप देख सकते हैं टेलीमेडिसिन तथा डॉक्टर ऑन कॉल ये चल रहा था। ऑनलाइन शिक्षा चालू हुई, वर्क फ्रॉम होम की संकल्पना, बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा टीकों का बनना, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा दक्ष मास्क का बनना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये हो गया। अब मैंने एक ग्राफ भी बना दिया, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से बनाया था कि उसमें वी टाइप का कर्व था कि 2018-19 में यहाँ था कुछ इकोनॉमी, 19-20 में कोविड-19 आया तो नीचे गया, फिर ऊपर गया। ये टेक्नोलॉजी की मदद से ही ऊपर गया है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक विकास दर की गति धीमी हुई, जिसे तकनीकों की मदद से दोबारा प्राप्त किया गया। इस तकनीक ने हमें जीवन रक्षी टीके उपलब्ध कराए। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग किया। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से क्या क्या हुआ, ऑनलाइन शिक्षा तथा वर्क फ्रॉम होम जैसी संकल्पनाओं के द्वारा विकास दर दोबारा प्राप्त करने में सफल रहे। ठीक है, ये लास्ट शॉर्ट से इस पे
कि सतत विकास में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एक नोट लिखें। तो टेक्नोलॉजी की भूमिका फिर से मैं बोल रहा हूँ, हर बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो सतत विकास की एक डेफिनेशन होती है जो मैंने क्लास 10th के एनसीईआरटी में पढ़ी थी कि ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास विकास का वह मॉडल है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, थोड़ा एनिमेट करते हुए कि सतत विकास में तकनीक की क्या भूमिका है। मतलब सतत विकास में एक तरीके से होता है, एक तरीके से इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं, एनवायरनमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। मतलब इकोनॉमी को भी बढ़ावा देना है और एनवायरनमेंट को भी बढ़ावा देना है। तो ये होता है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें टेक्नोलॉजी क्या करती है, एक तो संसाधनों का, क्योंकि देखिए एक तो वर्तमान पीढ़ी मतलब एक तो प्रेजेंट प्रेजेंट को कंजर्व रखना है और एक फ्यूचर को भी देखना है। तो कैसे होगा, एक तो संसाधनों का संरक्षण दो तरह से हो सकता है। एक तो संसाधन का संरक्षण करे, उसमें तकनीक का क्या भूमिका है। एक संसाधन का जो प्रयोग हो रहा है तो उसका जो है इष्टतम प्रयोग कैसे हो, ऑप्टिमल यूज कैसे हो उसमें। तो उसमें संरक्षण में इंटरनेट ऑफ थिंग यूज हो सकता है, ड्रोन मैपिंग यूज हो सकता है, बिग डेटा एनालिसिस, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और इष्टतम प्रयोग में नैनो प्रौद्योगिकी, बायोतकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, ये सब हो सकता है। आइए देखते, लिखा है कि सतत विकास में तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीक के प्रयोग द्वारा संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर ज़्यादा दक्ष इंजन का बनना। इसके अतिरिक्त संसाधन संरक्षण के लिए नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बार बार आपको यही आएगा अगर ये टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो तो बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपार्जन तकनीकी द्वारा करके भी सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा का फोटोवोल्टिक टेक्निक, कोल बेड मिथेन और इथेनॉल उत्पादन। ये था शॉर्ट्स। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने लिखा, दोनों इजी थे और दोनों मेरे नोट्स में थे। बट मैंने जो लिखा वो था कि हम लोगों के जीवन में, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, बहुत लोग क्या किए होंगे सीधे नैनो टेक्नोलॉजी लिख दिया, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के उसके हिसाब से लिखे, उसको तोड़ के आप समझे कैसे लिखना होता है। हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। तो पहला पार्ट होगा इसकी असीम संभावनाएं। असीम, पहला पार्ट में आपको नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा लिखते हुए इसकी असीम संभावनाओं पर विचार करना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट है, स्पेशलिस्ट ने बोला है कि मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोग, मतलब जो प्रयोग उभर रहे हैं उसकी विवेचना कीजिए। दो पार्ट आपको समझ आ गए। एक तो कि नैनो टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन अब क्या क्या हो गया, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, एक तो ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब कैसे इसके पास असीम संभावनाएं। और तीसरा, ह्यूमन हेल्थ में जो टेक्नोलॉजी हेल्थ यूज हो रही है, ह्यूमन हेल्थ में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और उसमें भी जो टेक्नोलॉजी अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उभर रही टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बात करें। तो अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है उस पर बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी उस संकल्पना पर आधारित है जिसमें पदार्थ सूक्ष्म यानी नैनो स्तर पर भौतिकी के सामान्य नियमों के स्थान पर क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का पालन करने लग जाता है। सिंपल सा परिभाषा याद कर लेना, ऐसे में पदार्थ के गुण पहले से परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते भी होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करता है, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है। यहाँ पे इतना सूक्ष्म स्तर हो जाता है ना 10⁻⁹ मीटर पे, कि जो मटेरियल होता है वो फॉलो करने लगता है क्वांटम फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स के लॉ को। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी ने अब क्या है क्वेश्चन कि असीम संभावना है इसके पास। तो नैनो टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करके मानव जीवन के स्तर को बढ़ाया है, तथा मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में इसमें असीम संभावनाएं भी है। एक तो बढ़ाया भी है और असीम संभावनाएं भी है। वो कैसे दिखेंगे, वो उसके अन्य प्रयोगों से दिखेंगे। तो सिंपल सा लिख दिया, क्या क्या, सैन्य क्षेत्र में, ऊर्जा संकट को दूर करने में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, जल उपचार में, पर्यावरण संरक्षा में और खाद्य सुरक्षा में। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कृषि क्षेत्र में, नैनो यूरिया लिक्विड का प्रयोग।
नैनो तकनीक की मदद से सिंचाई के साधनों को ज़्यादा दक्ष एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। ये तो आप लोग सीधे याद करके लिख सकते हैं। दो दो तीन तीन पॉइंट लिख लीजिए। उद्योग क्षेत्र में नैनो उपकरण बनाने में नैनो तकनीक के उपयोग से ज़्यादा दक्ष मशीनें बनाई जा सकती है, जिससे कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। जल उपचार में गोल्ड नैनो कण के उपयोग से जल उपचार करके उन्हें पीने योग्य बनाया जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन के दो पार्ट है तो आपको खाली अनुप्रयोग, बहुत लोगों का कॉपी देखा मैंने, सिर्फ जो उसके एप्लीकेशंस थे उसी पर ज़्यादा लिख दिया। खाद्य सुरक्षा में नैनो तकनीक का प्रयोग करके खाद्य सुरक्षा के जल्दी खराब होने की समस्या, खाद्य पदार्थों के जल्दी खराब होने की समस्या ठीक की जा सकती है। नैनो तकनीक की मदद से अच्छी पैकेजिंग भी संभव है। इसके बाद सैन्य क्षेत्र में पारंपरिक हथियारों का पूरक है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक का प्रयोग करके छोटे ड्रोन बनाए जा सकते हैं, स्नाइपर के लिए भी मार्गदर्शक है। पर्यावरण संरक्षण में नैनो कणों का उपयोग करके वायु प्रदूषण के स्तर का पता चलता है। इसका उसमें प्रयोग किया जा सकता है। इंजन को ज़्यादा दक्ष बनाया जा सकता है। ईंधन में नैनो कण मिलाकर उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तो क्या पहले पार्ट का आंसर हो गया? इन अनुप्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। पहला पार्ट यहाँ क्लियर हो गया। परंतु इसके अतिरिक्त मानव स्वास्थ्य, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी ने नई तकनीकें दी है, बल्कि इनके उभरते प्रयोगों ने मानव स्वास्थ्य के परिरक्षण में सहायता की है। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोग क्या क्या उभरते हैं? पहला, लक्षित दवा डिलीवरी सिस्टम, यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके द्वारा दवा डिलीवरी उस लक्षित अंग को दी जाती है जिसके द्वारा न सिर्फ दवा की मात्रा कम होगी बल्कि लागत भी कम होगी तथा साइड इफेक्ट कम होंगे। दूसरा, नैनोबोट्स का प्रयोग। विभिन्न रोगों के इलाज में नैनोबोट्स का प्रयोग भी उभर रहा है। कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग, यह दवा डिलीवरी के लिए वहन का कार्य करती है। गोल्ड नैनो सेल के प्रयोग से जल उपचार, जिससे बेहतर मानव स्वास्थ्य हो सके। इसके बाद जो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए नैनो सेल का प्रयोग। उत्तक मरम्मत के लिए पॉलीमर नैनो तकनीक का प्रयोग। इसके बाद नैनो तकनीक की मदद से बीमारियों की पहचान आसान हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो उपकरण। कोविड-19 काल में नैनो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। मास्क में नैनो तकनीक का प्रयोग। ये सब है जो उभरते हुए हैं। अब वायु प्रदूषण का पता लगाने तथा रोकने में नैनो तकनीक का प्रयोग, ये हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट जो है एक तरीके से डिस्कस कर दिए। क्या तो दोनों पार्ट फिर से देखते हैं एक तरीके से कि हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावना, ये प्रूव कर दिया। और मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। ये दो पार्ट इसमें डील होने थे। आई होप कि आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा अच्छे से। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता कि तकनीकी का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण जो है कारण बनता है, उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। मतलब अगर तकनीक का आप दुरुपयोग करते हैं या उसका गलत प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण है। तो पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण ये भी है तकनीकी का दुरुपयोग, और उसका आपको एग्जाम्पल देना है और फिर बताना है कि ये जलवायु परिवर्तन का कारण कैसे बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि टेक्निक बनाई हमने न्यूक्लियर फ्यूज़न की, फिजन की, और क्या हुआ, वो एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार हो गया या डायनामाइट का आविष्कार हो गया। तो उसका दुरुपयोग से क्या हुआ, फटा, तो बहुत सारा प्रदूषण होता है उससे। तो वो पर्यावरण प्रदूषण अगर लंबे टाइम तक रहेगा तो वो क्लाइमेट चेंज का रूप ले लेगा। और क्लाइमेट चेंज के लिए अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो फिर अगर टेक्नोलॉजी का हम लोग दुरुपयोग करेंगे, जैसे फ़ोन, अत्यधिक संख्या में फ़ोन, क्या हो रहा है उससे उससे ई वेस्ट जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। उससे जो है बहुत सारी हानियाँ हो रही है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन समझिए ठीक से और फिर जो है उसका आंसर आप सिंपल तरीके से लिखिए। तो ये ओवरऑल ये वीडियो था, और GS2 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कर दे, खासकर उन साथियों के पास जो
अभी तक जो है उनके पास कोई भी सोर्स नहीं है किसी भी चीज़ को देखने का या पढ़ने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे अछूता ना रहे कि उसको पता ना चले कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। मैं और सारे आंसर्स अपने लेके आऊँगा। अभी इसका सेक्शन 1 और 2 पॉलिटी और जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी आना बाकी है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला पार्ट सबसे बेस्ट पार्ट है इस पेपर का। और मुझे इस पेपर में टोटल 150 मार्क्स मिले हैं। आई थिंक 150, हाँ 150 मार्क्स मिले हैं। 150 या 151 मार्क्स मिले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको देखें और इससे जो है आप सीखें। अगर किसी एक की भी हेल्प हो पाएगी और किसी एक के भी मेंस प्रिपरेशन में उसके कारण उसका मेंस में कुछ भी मार्क्स बढ़ते हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि हाँ, मेरे वीडियो को जो बनाने का जो मेरा एम था वो पूरा हो गया। बस आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस पे नए हैं। और एक बार फिर धन्यवाद 20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। जल्द ही जो है हमारा परिवार धीरे धीरे और भी बड़ा होता जा रहा है और जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर बढ़ती जा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर उस जिम्मेवारी का जो है वहन करूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। धन्यवाद।